कृषि और पशुपालन को आमतौर पर घाटे का सौदा माने जाने लगा, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी और अब प्रदेश में भजनलाल सरकार है, उसके बाद से लगातार पशुपालकों और किसानों के लिए लगातार जो कह सकते हैं कि काम जारी है और बजट में अच्छे अच्छे जो काम वहाँ पे किए जा रहे हैं। हाल ही में घोषणा की थी कि 100 किसानों को विदेश भेजा जाएगा, जो वहाँ जाकर के नवाचार देखेंगे कि किस तरह से वहाँ काम हो रहे हैं। हाल ही में एक दल वहाँ पर गया जिसमें 38 प्रगतिशील किसान थे, तो साथ में मंत्री समूह भी वहाँ पे गया था, जिसमें पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी थे, जिनसे हम बात करते हैं। वो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बधाई आपको कि ये जो दल गया, किस तरह की चर्चा वहाँ पर हुई। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के किसानों की चिंता की और हमेशा वो किसानों की चिंता करते रहते हैं, पशुपालकों की चिंता करते रहते हैं। उनकी आय दुगनी कैसे हो पशुपालकों और किसानों की, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको कैसे मिले, इस दिशा में हमेशा उनकी चिंता रहती है। और इसी को लेकर के उन्होंने किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों को और भी दूसरे देशों में नवाचार क्या होते हैं कृषि के क्षेत्र में, डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 उन्नत किसानों को दूसरे देशों की यात्रा करने का बजट में घोषणा की थी। और उसी के तहत 38 किसानों का दल और 4 मंत्री स्तर के नेता, जिसमें मैं स्वयं था, माननीय हमारे राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम थे, और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी थे, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी थे, शासन सचिव कृषि विभाग के राजन विशाल जी और पशुपालन विभाग के शासन सचिव समित शर्मा जी और राजेश चौहान जी डायरेक्टर कृषि विभाग के, और अन्य अधिकारियों सहित टोटल 52 सदस्य दल था जो डेनमार्क के दौरे पर गया। डेनमार्क के दौरे पर हम 5 दिन तक वहाँ रहे और 5 दिन तक हमने विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह जाकर के कई जगह डेयरी सेक्टर का काम भी हमने वहाँ के देखे। वहाँ गोपालन कैसे होता है वो सारी व्यवस्थाएं भी वहाँ देखी, और वहाँ खेती कृषि के, उन्नत कृषि के काम कैसे किए जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े फार्मर में, हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे किसान होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास में 2000, 3000, 4000 बीघा ज़मीन है, और सारा काम वहाँ मशीनरी से होता है। मैन पावर की वहाँ ज़रूरत नहीं रहती, बहुत कम आवश्यकता रहती है। तो वो उनके उपज कृषि करने का तरीका, उपज लेने का तरीका, वो सारी चीज़ें हमने किसानों के साथ वहाँ देखी। बागवानी के क्षेत्र में भी वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बागवानी के क्षेत्र में वहाँ किए जाते हैं। जब पौधे वहाँ नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, तैयार करके वो वहाँ डेनमार्क में तो सप्लाई करते हैं, यूरोपीय देशों में, अन्य देशों में भी वो सप्लाई किए जाते हैं। वो उनका तरीका भी वहाँ देखा। साथ ही साथ में वहाँ डेयरी, वहाँ की जो डेयरियाँ है वो भी हमने देखी। तो इस तरह से ये चारों क्षेत्रों में वहाँ जो व्यवस्थाएं थी, हमने किसानों के साथ में सभी अधिकारियों और मंत्रीगणों ने जा कर के देखी। वहाँ की विशेष रूप से ये है कि बाकी भारत में सारी व्यवस्था अच्छी है, राजस्थान में व्यवस्था डेयरी सेक्टर में अच्छी है, और कृषि के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ किसानों को, छोटे छोटे किसानों को जैसे सरकार की तरफ से भी पूरी मदद की जाती है। किसानों की जुड़ाव भी सरकार के साथ रहता है, लेकिन वहाँ जो है व्यवस्था है कि एक तो उनका प्रबंधन है, समयबद्धता और प्रबंधन निश्चित रूप से अच्छा रहता है। और वहाँ की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको, वो नई टेक्नोलॉजी को अपना करके उस चीज़ को, उनके सारे डाटा बेस होते हैं, एक गाय कितना दूध देती है और वो
वो कौन सी गाय का कितना दूध है पूरा का पूरा उन कंप्यूटर में उनका डाटाबेस बना हुआ है। वह संख्या गायों की कम है, 15 लाख के आसपास गाय है और पूरी की पूरी वो बड़े बड़े फार्मर है, डेयरी फार्म है, उनमें ही रहती है। तो निश्चित रूप से वहाँ दो चीज़ें है ना, वहाँ का उनका प्रबंधन और नई टेक्नोलॉजी को अपना कर और मशीनी युग को अपना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनका जो गति है थोड़ी तीव्र रहती है। और किसान वहाँ बड़े बड़े फार्मर है, तो बड़े फार्मर है तो निश्चित रूप से उनकी आय भी ज़्यादा रहती है। तो हमने वहाँ से कई चीज़ें हमारे किसान भी सीख कर आए, वो भी अपने जीवन में अपनाएंगे और उससे उसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा। इसी सोच को लेकर के ये जो नवाचार ये किया गया कि किसानों को वहाँ भेजेंगे, अपनी जो खास बात है वो वहाँ बताई जाएगी, वहाँ की खास बात अपने को बताई जाएगी। कितना फायदा बाकी के किसानों को मिलेगा इससे? हमने वहाँ कई जैसे कंपनियां हैं, कंपनियों के वहाँ जो सीईओ है उनके साथ में बैठ के ली, वहाँ उनका पूरा वो उनका जो डाटा है वो उन्होंने हमको समझाया, काम करने का उनका जो तरीका है वो भी हम हमारे किसानों को समझाया। साथ ही साथ डेनिस फूड कॉरपोरेशन जहाँ उनका बना हुआ है, जिसमें 400 के आसपास कंपनियां हैं, वहाँ के अधिकारियों ने हमें पूरी वहाँ की हमको जानकारी दी। तो बाद में हमारे जो यहाँ के भारत के राजदूत है वो मनीष प्रशांत जी, उनके साथ में भी हमारी बैठक हुई। उन्होंने किसानों को सहबोझ भी दिया। वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय जो है विशेषज्ञ उनको भी बुलाया, उनके साथ में भी कई तरह के डिस्कशन हुए, जिससे हमारे किसानों की आय मजबूत कैसे हो इस दिशा में। और कई जैसे हमारे जो स्टूडेंट है वो भी वहाँ जाकर के कृषि के क्षेत्र में और वहाँ के डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के क्षेत्र में उनको वहाँ रोज़गार कैसे मिले, ये भी है। अध्ययन के लिए भी जाते हैं और साथ में जैसे उनको रोज़गार भी वहाँ कैसे मिले, इस दिशा में उनसे भारतीय राजदूत से भी बात हुई। तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में डेनमार्क से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसान सीखेंगे और प्रबंधन का तरीका वो हमारे किसान सीखेंगे, जिससे उनका कृषि के क्षेत्र में वो और उन्नत कृषि कर पाएंगे, अपनी आय बढ़ा सकेंगे। आपने बात की डेयरी की, जयपुर डेयरी की बात करें जिसका ब्रांड है सरस, वो पहले जाना जाता था घी, दूध और दही के लिए, लेकिन अब उसका जो दायरा बढ़ गया, अब मिठाइयाँ वहाँ बनाई जा रही है, पनीर अच्छा है, इन चीज़ों को वहाँ बताया आपने? निश्चित रूप से हमारी जो डेयरी फार्मिंग है उनको हमने वहाँ बताया कि हमारी पूरे चॉइस डेयरी संघ है, एक RCDF है और पूरा जैसे हमारा एक मार्का चलता है चरस, और हम हमारे जो किसान हैं उस डेयरी से सारे जुड़े हुए, छोटे छोटे किसान जुड़े हुए। हमारी 20 से 22 हज़ार हमारी बूथ समितियां हैं और वो बूथ समितियों पर हमारे किसान दूध का कलेक्शन करते हैं। समितियों के माध्यम से किसानों से दूध लेते हैं और वो सीधा डेयरियों में आता है। वो प्रोडक्ट्स उन दूध से हम अन्य प्रोडक्ट बना करके भी बेचते हैं। और 50% हमारी महिलाओं को उस समितियों के माध्यम से रोज़गार मिलता है। तो हमारे यहाँ जो है ये डेयरी सेक्टर है, पूरे रोज़गार का एक अवसर है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह हम इनको रोज़गार देते हैं और निश्चित रूप से महिलाओं को मिलता है रोज़गार, किसानों को मिलता है, युवाओं को मिलता है। और फिर वो हमारा दूध का जो प्रोडक्ट बनता है उससे सभी लोगों को शुद्ध मात्रा में क्वालिटी भी उपलब्ध होती है। साथ में जैसे यहाँ भी डेयरी बूथ के माध्यम से बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर रोज़गार के एक अवसर है, लेकिन उनका जो डेयरी सेक्टर है वो एक जैसे बड़े बड़े फार्मर चलाते हैं, इसलिए वह आम लोगों को उससे रोज़गार नहीं मिलता। फार्मरों को ज़रूर रोज़गार मिलता है लेकिन आम लोगों को रोज़गार के अवसर उससे नहीं मिलते। तो हमने हमारी जो नीति थी वो उनको बताई, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि आपका बड़ा देश है और बड़े देश में पॉपुलेशन के हिसाब से निश्चित रूप से ये रोज़गार का अच्छा अवसर है। तो इसको हम हमारा राजस्थान में जो डेयरी सेक्टर है उसको हम और भी मजबूत करेंगे और उसको आगे आने वाले समय में हमारे जैसे जयपुर डेयरी है या दूसरे जो चॉइस संघ हैं
उसमें दूध की पैकिंग तो हम बना करके बेचते ही है, साथ में घी बना के भी बेचते हैं, बहुत सारे फ्लेवर दूसरे आइसक्रीम भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। पिछली दीपावली के समय हमने पूरे राजस्थान में 125 टन मिठाइयाँ बिकी थी और डिमांड भी खूब सारी थी। अभी हमारे पास में घी की उपलब्धता नहीं है, घी जितना हम बनाते हैं वो सारा का सारा बिक जाता है, एडवांस बुकिंग रहती है। तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान है चरस के प्रति, और क्वालिटी को लेकर के लोगों का रहता है कि भाई चरस में शुद्धता की गारंटी है। तो इसी को लेकर के जैसे हम आगे जैसे और मात्रा में हम सारे उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से ये डेयरी हमारे लिए एक पूरे राजस्थान के लिए एक रोजगार का अवसर है। क्वालिटी की बात की, सरस यानी कि जीवन में रस बढ़ता है लोगों के, और इसी का कह सकते हैं कि भरोसा जो है आज लोगों के हर घर में देखा जाता है। मिठाई की बात करें तो आज शुद्ध मिठाई मिल रही है और लोगों ने भरोसा जताया। इस बार पहले के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा मिठाई इस बार यहाँ बनाई जा रही है। पिछली दीपावली का अनुभव था, हमने मिठाइयाँ पूरे राजस्थान के जो डेयरी संघ हैं, जयपुर संघ के सहित जो 125 टन मिठाइयाँ हमारी बिकी, और 2 दिन पहले ही सारी राजस्थान की हमारे बूथों पे सारी जगह मिठाइयाँ ख़त्म हो गई। तो डिमांड को देखते हुए जैसे इस बार हम मिठाइयाँ ज़्यादा बना रहे हैं, और निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध मात्रा में क्वालिटी हम मिठाई के मार्फत उपलब्ध कराएंगे, जिससे ये दीपावली का जो त्यौहार है उसमें किसी तरह से मतलब लोगों को कहीं दर दर भटकना नहीं पड़े, और शुद्ध क्वालिटी की मिठाई हम डेयरी चरस डेयरी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि जिस संभाग की जो मिठाई है वो वहाँ बनाई गई, तो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल का जो कह सकते हैं कि अभी समय चल रहा है वो उसका बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा रहती है कि नोकल फॉर वोकल, हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और हमारा जो ये चरस है, सरस के मतलब जो शुरुआत ही है दूध संकलन केंद्र से लेकर के बूथ समितियाँ, और बूथ समितियों से लेकर के हमारे चरस के जो डेयरी संघ, और वहाँ से वापस बूथों पर जो मार्केटिंग करने का और बूथों पे हमारी आइटमें बेचने का, ये सब जगह पूरी चैनल जुड़ी हुई है रोज़गार से, और इसमें सारे के सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। श्रमिकों को रोज़गार मिलता है, युवाओं को रोज़गार मिलता है, किसानों को रोज़गार मिलता है, महिलाओं को रोज़गार मिलता है, और ये सारे के सारे लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है। और अब प्रोडक्ट भी हमारा है वो लोकल होता है, इसलिए प्रोडक्ट भी लोगों को लोकल और शुद्ध मात्रा में उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि लोकल फॉर वोकल, इसमें सरस एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और निश्चित रूप से इससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। आपने की रोजगार की, गोपालन अभी तक धार्मिक रूप में उसको देखा जा रहा था, लोग धर्म के रूप में उसको गौ माता को जो पाल भी रहे थे, अब उसका रोजगार भी मिल रहा है। कहीं न कहीं गो उत्पाद जो अब इतने बढ़ने लगे हैं कि अब लोगों को फायदा भी मिल रहा है उसका। गाय से निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। गाय का जो दूध है, दूध से मैं दूध पीने को मिलता है, दूध से गाय के दूध से घी बनता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है, और गाय के घी बनता है, और बहुत सारी चीज़ें भी बनती है जो रोज़मर्रा मनुष्य के जीवन में काम आती है। साथ ही साथ में गाय का जो गोबर है, गोबर से किसान खेती करता है, खेती के काम आता है, और आजकल गाय के गोबर से बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है, और जैविक खाद भी बनती है। साथ ही साथ में आजकल बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी बनाने बहुत शुरू हो गए हैं, जिसमें गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से कागज़ गत्ता बनता है, गाय के गोबर से अभी दीपावली है तो मिट्टी के दीपक भी गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। मिट्टी और गाय का गोबर मिला करके गाय के गोबर से गमले बनते हैं, गाय के गोबर से फूल बनते हैं, धूप बनता है, अगरबत्ती बनती है। तो गाय के गोबर से बहुत सारी आइटमें बनती है जो मनुष्य के जीवन में काम आती है। गाय का जो गोमूत्र है वो गंगा जल के समान पवित्र माना है, और गाय के गोमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां
ठीक होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने गाय को गौ माता माना है कि गाय की सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में काम आती है, और गाय को पूरे विश्व की माता भी माना है। तो निश्चित रूप से गाय हमारे लिए पूजनीय है, हमारी माता है। तो गाय का संरक्षण और संवर्धन करना भी हम सब का, हर भारतीय का कर्तव्य है। निश्चित रूप से हमें हमारी जो देसी नस्लें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से विदेशों में रहती है वो बहुत सारी विदेशी नस्लें हैं, वहाँ जर्सी गाय और हॉलिस्टीन गाय होती है। उसमें वो पोषक तत्व नहीं होते जो हमारी देसी नस्लों में होते हैं। तो हमारी थार पारकर है, हमारी कॉकरेज है, हमारी गिर गाय है, हमारी नागौरी है, हमारी जो यहाँ की जो विभिन्न तरह की देसी नस्लें हैं उनका दूध पौष्टिक होता है और लोगों के जीवन में एक गुणकारी भी होता है। तो गाय प्रदेश में गए, पशुपालकों से बात की, किसानों से बात की कि वास्तव में पिछले 1.5 साल में जो काम हो रहे हैं पशुपालकों के लिए वो वाकई में सराहनीय। अब दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होने लगी, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, किस तरह से काम है? निश्चित रूप से गाय के संरक्षण के लिए भी हमने जैसे बहुत सारी जैसे गौशालाएं संचालित है, और राजस्थान में 4000 के आसपास गौशाला है। उसमें से पात्र गौशालाओं को हम अनुदान देते हैं। और पिछले 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों की चिंता करते हुए दोनों बार अनुदान बढ़ाया। पहले 40 रुपये और 20 रुपये देते थे, अब जैसे बड़े गोवंश को 50 रुपये कर दिया और छोटे गोवंश का 25 कर दिया, जिससे गौशालाओं को भी मजबूती मिली है। साथ ही साथ में नई गौशाला खोलने के लिए भी जैसे हम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए भी अनुदान देते हैं 90 लाख का। हमने अभी जैसे पशुपालन के क्षेत्र में गोवंश की भी चिंता की, अन्य पशु है उनकी भी चिंता की, और बहुत सारे नवाचार हमारी सरकार आने के बाद में हमने किए हैं। हम पशुपालन में सारी की सारी जो दवाइयाँ है पशुओं के इलाज की वो सारी निःशुल्क देते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है, उन बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन हम समय समय पर कराते हैं। वो भी हमारे वैक्सीनेशन भी बिल्कुल निःशुल्क रहता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 संस्थाओं को कर्मोन्नत करने का काम किया, जिससे और पशुपालन में इलाज के लिए सुविधा बढ़े, और 700 नई संस्थाएं खोलने का भी काम किया, जिससे और नीचे स्तर पर वो सुविधा हॉस्पिटल हमारे बढ़े। लेकिन एक योजना और भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, वो पशुपालक के घर जा कर के इलाज करने की, वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। उसमें मैंने 536 गाड़ियाँ राजस्थान में शुरू की है। उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, एक ड्राइवर कम हेल्पर है, और पूरी सभी तरह की दवाइयाँ है। ऑन कॉल 1962 नंबर पर यदि पशुपालक अपने घर बैठा फ़ोन करता है और अपना एड्रेस लिखाता है और अपने पशुओं की संख्या लिखाता है कि मेरे ये पशु बीमार है, तो हमारी जो मोबाइल गाड़ी है वो पशुपालक के घर जा कर के निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, आज पशुपालकों में उसका लाभ वो पूरे राजस्थान में ले रहे हैं। इसी तरह से हमने सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना शुरू की। जैसे राजस्थान में पहले क्या होता है कि बैल बछड़ा पैदा होता था, बड़ा होकर बैल बनता था, बैल बनने के बाद में वो किसानी के काम आता था, किसान के हल चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए, रैट चलाने के लिए काम आता था। लेकिन अब जैसे मशीनरी युग आ गया, सारे के सारे मशीनों से खेती के काम होते हैं, तो जो नंदियों की उपयोगिता अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी घोषणा की है कि जो बैलों से खेती करेगा उसको हम 30,000 रुपये एक साल में उनको सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में देंगे। तो वो अनुदान भी अभी देना सरकार ने शुरू कर दिया है बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ में हमने इन नंदियों की संख्या कम करने के लिए एक योजना भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिलकर के चलाई है, और वो है उस योजना में सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। उस सेक्स सॉर्टेड सीमन में योजना में एक सीमन का डोज आता है जो बाज़ार में 1000-1200 रुपये मिलता है, लेकिन भारत सरकार, राजस्थान सरकार सब्सिडी देती है उसमें, और सिर्फ 70 रुपये में हम किसान को, पशुपालक को उपलब्ध कराते हैं। उस सीमन की गाय के एआई कराने से
90% बछड़ियाँ पैदा होने की संभावना रहती है और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहती है। पिछले साल हमने 2 लाख डोज लगाए थे, इस बार हम 10 लाख डोज लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये नंदियों की जो संख्या है वो पैदाइश ही कम होगी, तो नंदी कम होने की संभावना है। तो इस पर भी हमारा काम चल रहा है। नस्ल सुधार के काम भी पशुपालन विभाग में हमारा चल रहा है। हमारी जो देसी नस्ल है उन देसी नस्लों को हम बढ़ाने के लिए और अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाते हैं। अभी हमने ब्राज़ील से एक सीमन मंगवाया 2380 डोज, और उसमें अच्छी नस्ल की गायों के वो लगवाया है। तो ब्राज़ील में हमारी जो गिर गाय है जो गुजरात और राजस्थान से गई थी, तो वहाँ उन्होंने उस गाय की अच्छी नस्ल तैयार की, तो उन्हीं का सीमन हमने मंगवाया है। तो वहाँ 40 से 50 लीटर दूध देती है, लेकिन राजस्थान की जो गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वो सीमन जिन गायों को लगाया है उसके बछड़ियाँ पैदा होगी, तो आने वाले समय में वो गाय बनेगी, और गाय बनेगी तो निश्चित रूप से वो 40 से 50 लीटर दूध देगी। तो इस तरह से नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में पशुपालकों को मिलेगा। आपने जब विभाग संभाला तब बड़ी चुनौती थी स्टाफ की। पिछले 1.5 साल में आपने पशु परिचर की भर्ती कर दी, डॉक्टर्स की भर्ती हो गई, एलएसए की भर्ती होने वाली है। इससे 2 फायदे हुए, स्टाफ तो मिला ही, युवाओं को भी रोजगार मिला। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने सरकार बनते ही पहले ही बजट में घोषणा की थी कि हम 5 साल के कार्यकाल में हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे और युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी हम रोज़गार के अवसर देंगे, और उसी को लेकर के हमने हमारे विभाग में भी पूर्ण तैयारी की। हमारी भर्ती जो है 900 डॉक्टरों की अटकी हुई पड़ रही थी, कोर्ट में अटकी हुई। पिछली सरकार ने 5 साल तक कोर्ट में उसकी कोई पैरवी की नहीं। हमने आते ही जैसे उसको कोर्ट में से जाकर के कानूनी तरीके से उसका फैसला करवाया, और उसमें 726 डॉक्टरों को नियुक्ति दी। साथ ही साथ में हमने पशु परिसर भी 5776 पशु परिसरों को अभी नियुक्ति दी है, और आज ही वो नियुक्ति का जो अंतिम डेट थी वो ख़त्म हुई है। राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की बहुत सारी योजना आती है, और योजना भी हमारी जो योजना है वो आम आदमी तक पहुंचाने वाली योजना होती है। पशुपालकों को, किसानों को सुदूर ढाणियों में, गांवों में जाकर के उनकी सेवाएं देने की होती है। तो बिना मैन पावर के ये काम होना बड़ा मुश्किल होता है। पिछली सरकार ने पशुपालन विभाग को एक मतलब बिल्कुल अलग ही रखा था, उनकी कोई चिंता किसी ने की नहीं थी। हमने आते ही पशुपालन विभाग को, हमारे जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान में किसान और पशुपालन का काम करते उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है कि हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाएंगे 2047 तक, और हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम 2047 तक देश को विकसित देश बनाएंगे और आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। वो मंशा तभी पूरी होगी जब हमारा किसान और पशुपालक मजबूत होगा। तो निश्चित इस दिशा में हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी सबको दिखाई देगा। ये है पशुपालन मंत्री जोराराम कंवर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत 2047 की दिशा में कार्य यहाँ पे जारी है, और आने वाले दिनों में इसमें और आगे प्रगति देखने को मिलेगी। दिलीप परमार के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।